हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि है हमारा ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि एक्सपर्ट कौन होता है, सेक्शन 45 कौन से टाइप का एविडेंस परमिट करता है, क्या डिफरेंस है एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट विटनेस की और एक ऑर्डिनरी विटनेस की टेस्टिमनी को लेके। हम देखेंगे किन सब्जेक्ट्स पे एक एक्सपर्ट पर्सन जो है वो अपना ओपिनियन दे सकता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन की वैल्यू क्या है। यानी हम इन शॉर्ट सेक्शन 45 को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्सपर्ट कौन होता है, किन के अंदर एविडेंस देता है, कौन से सब्जेक्ट्स पे, उसकी टेस्टिमनी की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपर्ट होता कौन है। एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जो अपना पर्टिकुलर टाइम डिवोट करता है एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लर्निंग को स्टडी करने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर फील्ड को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो पर्सन अपना स्पेशली टाइम डिवोट करता है, डेडिकेट करता है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्किल होने के लिए, और जिन उन्हीं पॉइंट पे जिन पे वो स्किल है और कोर्ट में उन्हें क्वेश्चन पूछा गया है कि वो अपना ओपिनियन इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टेट करे, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन। तो एक्सपर्ट ओपिनियन कौन हुआ, अ पर्सन हु डिवोटेड हिज टाइम इन लर्निंग अ स्पेशल ब्रांच एंड ऑन हुज क्वेश्चन और ऑन हुज स्किल्ड ऑन विच पॉइंट्स द कोर्ट आस्क्ड हिम टू स्टेट इट्स ओपिनियन। तो ये होता है हमारा एक्सपर्ट के एक्सपर्ट पर्सन जिसने पर्टिकुलरली अपना टाइम एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डिवोट किया है, वो पर्टिकुलर स्किल गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। तो जो सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट का है वो हमारा क्या परमिट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन को का ही ओपिनियन परमिट करता है, और कोई और पर्सन का एज एन एविडेंस ओपिनियन साइट करने के लिए सेक्शन 45 परमिट नहीं करता है। सेक्शन 45 के अंदर एविडेंस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट के ओपिनियन को ही हम साइट कर सकते हैं, एविडेंस में दे सकते हैं। फिर देखेंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन का जो एक्सपर्ट एविडेंस जो है वो एग्जामिनेशन या एविडेंस में तब तक रीड नहीं होगा तब तक उसका एग्जामिनेशन कोर्ट में नहीं हुआ हो और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो। कहने का क्या मतलब है कि एक्सपर्ट का जो एविडेंस होगा, जो ओपिनियन होगा, वो कोर्ट के अंदर ही रिकॉर्ड होगा, वो एक रिटन फॉर्म के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकता है। जब तक कोर्ट के अंदर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कोर्ट ने उसे एग्जामिन नहीं किया है और क्रॉस एग्जामिनेशन का जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जब तक अपोजिट पार्टी को उस पर्टिकुलर विटनेस की टेस्टिमनी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का टाइम नहीं मिला है, तो एक्सपर्ट का ओपिनियन जो होगा वो रेलेवेंट नहीं होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन की इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेलेवेंट होने के लिए कि उसको कोर्ट के अंदर एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है और क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी होनी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे कि एक्सपर्ट जो है किन सब्जेक्ट्स पे, किन मैटर्स पे जो है वो अपना ओपिनियन स्टेट कर सकता है। तो सेक्शन 45 जो हमें परमिट करता है वो हमें बताता है 5 चीज़ें जिनके ऊपर एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे सकता है। सबसे पहला है हमारा फॉरेन लॉ, कि फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग क्या बोलता है क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे सकता है। सेकंड, साइंस के रिगार्डिंग। थर्ड, आर्ट के रिगार्डिंग। फोर्थ, कोई हैंडराइटिंग की आइडेंटिफिकेशन को लेके। और फिफ्थ जो है हमारा फिंगर एक्सप्रेशन, फिंगरप्रिंट के आइडेंटिफिकेशन को लेके। तो सेक्शन 45 के अंदर जो ये लिस्ट बताई है 5 पॉइंट, एक्सपर्ट की ओपिनियन कोर्ट सिर्फ इन्हीं 5 मैटर पे ही ले सकता है, इनके अलावा नहीं ले सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि क्या इंडियन लॉ के ऊपर एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जा सकती है इंडिया के अंदर। क्या कोर्ट, क्या जज एक्सपर्ट की ओपिनियन इंडियन लॉ पे ले सकता है। तो इंडियन लॉ पे एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ली जा सकती, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि जिन फैक्ट्स के अंदर कोर्ट खुद अपना ओपिनियन बना सकता है सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के लिए, या अपना ओपिनियन उन फैक्ट्स के बेसिस पे अक्वेंट कर सकता है, उन मैटर्स पे एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ली जाएगी। इंडिया के अंदर क्या होता है, जजेस जो होते हैं वो इंडियन लॉ के एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो उन्हें इंडियन लॉ के रिगार्डिंग ओपिनियन लेने की, थर्ड पर्सन की या एडवोकेट्स की ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रीज़न क्या है कि क्वेश्चन जो एक्सपर्ट ओपिनियन की हमें लेनी है वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, टेक्निकल नेचर का ही होना चाहिए। अगर टेक्निकल नेचर का क्वेश्चन है और उस पर एक ओपिनियन बनानी है कि कोर्ट को एक कंक्लूजन पे आना है और कोर्ट उसके बारे में अवेयर नहीं है, कोर्ट को इतनी नॉलेज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड पे कंक्लूजन पे आ सके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो ही एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या होगी, ली जाएगी। और जिन मैटर पे जज खुद जो है उन फैक्ट्स को अक्वेंट रखता है, उनकी नॉलेज रखता है, उनके रिगार्डिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ली जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी विटनेस में क्या डिफरेंस है और एक जो एक्सपर्ट एविडेंस है, एक्सपर्ट विटनेस जो अपना डिपोज करता है स्टेटमेंट, इसके रिगार्डिंग क्या फ़र्क है। अब ऑर्डिनरी विटनेस जो है, जो मेन की डिफरेंस है वो यही है कि ऑर्डिनरी विटनेस जो है ना वो बाउंड है बताने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्या एक्चुअली हुआ था इंसिडेंट, वो उसको बताने के लिए बाउंड है। बल्कि एक्सपर्ट जो है वो एक्चुअली क्या हुआ इसे बताने के लिए बाउंड नहीं है, यानी लिमिटेड नहीं है, सिर्फ यहाँ तक कन्फाइंड नहीं है यहाँ तक कि उसे सिर्फ वही बताना है कि एक्चुअल के अंदर क्या इंसिडेंट हुआ था। वो जो अपने ओपिनियंस बनाता है, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है, उस पर भी रिलाई कर सकता है और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो वो अपना ओपिनियन बनाता है उस पर रिलाई करते हुए भी वो एविडेंस में उसकी टेस्टिमनी दे सकता है। तो मेन डिफरेंस हमारा क्या हुआ एक्सपर्ट विटनेस और ऑर्डिनरी विटनेस के अंदर, कि ऑर्डिनरी विटनेस जो है उसको सिर्फ वो ही बताना है जो उसने देखा है, जो एक्चुअली हुआ है। पर एक्सपर्ट विटनेस जो है, वो पर्सन जो है वो बाउंड नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, सिर्फ लिमिटेड जगह तक के जो एक्चुअली इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बताने के लिए वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो एक्सपेरिमेंट्स करता है उस पर रिलाई कर सकता है और उसके बेसिस पे भी अपना ओपिनियन फॉर्म करके कोर्ट में दे सकता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन की वैल्यू क्या है, तो इसको एविडेंस में कितना अप्रिशिएट करना है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमें जो एविडेंस एक्ट बताता है ना, ये सिर्फ हमें प्रोवाइड करता है कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होगा वो रिलेवेंट होगा, पर एविडेंस एक्ट हमें कहीं पे भी नहीं बताता है कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, इसको एडमिट कैसे करना है, कुछ कंडीशंस वगैरह कुछ भी नहीं हमें बताता है। पर हमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो हमें बताता है मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस के अंदर एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताता है हमें कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन पे एक्ट करना है तो आपको कैसी अप्रोच लेनी है, किस टाइप का एविडेंस ये हो सकता है, क्या ये सब्सटेंटिव एविडेंस है, क्या ये कोरोबरेटिव एविडेंस है। तो मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी जो हमें बताया था। अब ये गाइडलाइंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्सपर्ट पर्सन जो होता है ना, एक्सपर्ट की ओपिनियन वो भी कुछ ड्रॉबैक से सफ़र करती है, कुछ कमियां रहती है एक्सपर्ट के ओपिनियन के अंदर, क्योंकि वो भी ह्यूमन है और ह्यूमन का जो ओपिनियन होता है वो एरर के लिए माना जाता है, एरर हो सकता है। क्योंकि कोई भी पर्सन जो होता है साइंस की फील्ड के अंदर हम उसे एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, मास्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि साइंस के अंदर कुछ भी होता है तो गलती होने की गुंजाइश है। आखिरकार जो एक्सपर्ट पर्सन अपना ओपिनियन देता है वो भी क्या है, एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन के पार्ट पे एरर होने की संभावना है, गलती होने की संभावना है। डेलिबरेट फॉल्सूड भी हो सकता है, अगर है तो इंसान पर्सन ही, वो किसी से रुपए लेके, रिश्वत लेके, ब्राइब लेके भी तो वो जानबूझ के गलत रिपोर्ट बना सकता है। तो कोर्ट ने इसीलिए, फिर से मैं केस का नाम रिपीट करता हूँ, मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी थी कि बताया था कि आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन को किस तरीके से एक्ट अपॉन करना है। तो सबसे पहले जो कोर्ट ने बताया वो ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन पे आप बिना कोरोबोरेशन पे एक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई लॉ के अंदर रूल नहीं बना हुआ है। आपको कोरोबोरेशन ले सकते हो और बिना कोरोबोरेशन से भी आप एक्ट कर सकते हो। आपको जब अप्रोप्रिएट केसेस आए तो आपको कोरोबोरेशन लेना पड़ेगा, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिना कोरोबोरेशन आप एक्सपर्ट ओपिनियन की एविडेंस पे एक्ट नहीं कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट ये कोर्ट ने बताया कि अगर आप एक्सपर्ट की ओपिनियन पे बिना कोरोबोरेशन काम लेते हो या आप एक्सपर्ट की ओपिनियन पे एक्ट करते हो तो आपको कॉशियस अप्रोच काम में लेनी है, आपको सावधानी पूर्वक ध्यान में एविडेंस को लेना है कि एक्सप्लेन करना है, पूरा डिटेल स्टडी करना है कि रीज़न क्या है इस एक्सपर्ट का पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर ओपिनियन बनाने का। यानी क्या होगा, जो रीज़न है ना उसमें फुल्ली कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, उसके रीज़न को डिटेल में समझेगा। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट को कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ेगी एविडेंस के अंदर एक्सपर्ट की ओपिनियन को लेने के लिए। अब क्या है, कोर्ट ने तीसरा पॉइंट क्या बोला कि एक्सपर्ट ओपिनियन के एविडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए हजार्डस ये नहीं है, कि दिक्कत ये नहीं है कि हम एक्सपर्ट के ओपिनियन को क्यों नहीं माने कि वो अनरिलायबल विटनेस हो सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन, ये नहीं है। दिक्कत ये है कि ह्यूमन जजमेंट जो होता है ना वो फॉलिबल हो सकता है। फॉलिबल मतलब क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है ह्यूमन जजमेंट के गलत होने की, क्योंकि आखिरकार इंसान है, हम भगवान नहीं है कि हम सही होंगे। तो कोर्ट ने ये बोला कि एक्सपर्ट ओपिनियन का जो विटनेस है ना, इसे एविडेंस में लेने की प्रॉब्लम ये नहीं है कि ह्यूमन विटनेस या एक्सपर्ट विटनेस जो है वो अनरिलायबल है, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि ह्यूमन जजमेंट जो होता है वो गलती की गुंजाइश रखता है, एरर होने की पूरी संभावना रखता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आपको क्या करना है, कॉशियस अप्रोच काम में लेनी है।
और लास्ट जो गाइडलाइंस प्रिंसिपल कोर्ट ने दिया था एक्सपर्ट ओपिनियन के रिगार्डिंग वो ये कि एक्सपर्ट ओपिनियन रिलेवेंट तो है पर डिसिसिव या कंक्लूसिव नहीं है। क्या बोलना चाह रहा है कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है ना वो हमारे केस के अंदर रिलेवेंट तो होगा पर सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पे आप डिसीजन फॉर्म नहीं कर सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्सपर्ट ने बोल दिया सर ये फिंगरप्रिंट इसी की है तो आप उसी के बेसिस पे आप उस पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। यानी ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, कोरोबरेटिव एविडेंस है। इसीलिए कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट को जो है वो एक्सपर्ट की ओपिनियन के आगे अपने ओपिनियन को सरेंडर नहीं करना है। कोर्ट को एक्सपर्ट पर्सन की ओपिनियन के आगे अपने ओपिनियन को सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि एक्सपर्ट क्या करता है, सिर्फ डिपोज करता है ना कि डिसाइड करता है। एक्सपर्ट सिर्फ अपना ओपिनियन बताता है, फाइनल डिसीजन नहीं देता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो क्या है, फाइनल नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है, डिसीजिव नहीं है, वो रिलेवेंट है पर मैटर को डिसाइड नहीं कर सकता। आपको दूसरे जजमेंट, दूसरे रिलेवेंट फैक्ट्स जो है उनको भी ध्यान में रखते हुए ही आपको जजमेंट देना है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन, जो कि हमने देखा कि एक्सपर्ट क्या होता है, किन मैटर्स पे एविडेंस दिया जाता है, क्या इंडियन लॉ पे एविडेंस दिया जा सकता है, फिर ऑर्डिनरी विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस के बीच का डिफरेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्सपर्ट ओपिनियन की वैल्यू क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें 4 गाइडलाइंस दी थी मुरारी लाल के केस के अंदर, ये हमारी जो है नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। कोर्ट को इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही एक्सपर्ट की ओपिनियन पे एक्ट अपॉन करना होता है। तो ये था फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।